नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। संसद में शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन, लंबित विधेयकों को पारित करने पर फोकस रहेगा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे से टकराए गए कई वाहन, 6 बस और 2 कार में लगी आग, कई की मौत। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज। अदालत ने ईसी से जवाब मांगा था। आज 5 राज्यों यूटी के ड्राफ्ट रोल जारी होंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज फैसला सुना सकती है दिल्ली की अदालत। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई आरोपियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद, एक आतंकी को भी गोली लगी, रात में ऑपरेशन रोका गया। एमपी में भीषण कोहरा, 50 मीटर दूर देखना मुश्किल। यूपी में 4 दिनों में 110 गाड़ियां टकराई। राजस्थान के 20 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र के तीसरे दिन जमीन गाइडलाइन, अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। प्रश्नकाल में गूंजेगा उच्च शिक्षा, लोक निर्माण, खाद्य विभाग से जुड़ा मुद्दा। प्रश्नकाल के बाद कई पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। निजी विश्वविद्यालय विधेयक होंगे पेश। जन विश्वास संशोधन और दुकान स्थापना विधेयक पेश होंगे। करीब 35,000 करोड़ के अनुपूरक अनुदान पर वित्त मंत्री रखेंगे प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अगली खबर भी रायपुर से ही, जहां पर न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं। 4 दिनों तक नहीं होगा कोई बदलाव। मौसम विभाग की ओर से साफ निर्देश सामने आए हैं और हवा के पूर्व दिशा से आने के कारण ठंड कम। सरगुजा संभाग छोड़कर अन्य हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति नहीं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं।
एक और खबर आपको रायपुर से ही बताते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। कई से जुड़ी याचिकाएं आज सदन में पेश की जाएंगी। सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, कॉलेज और स्कूल भवनों का मुद्दा सदन में गूंजेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सदन में पेश होने के आसार, दुकान एवं स्थापना कानून संशोधन विधेयक शामिल, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, कॉलेज और स्कूल भवन का मुद्दा सदन में गूंजेगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। आगे बढ़ते खबरों की ओर। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा से लगे खटीमा क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही घना कोहरा छाए रहने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन चालकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भीषण ठंड और कोहरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं, इससे उनके अभिभावकों में चिंता बनी हुई है। दिहाड़ी मजदूर और राहगीर जगह जगह कूड़ा कागज और लकड़ी जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ मजदूरों ने बताया कि अत्यधिक ठंड के कारण वो आज काम पर नहीं जा पाए। स्थानीय निवासी ने बताया कोहरा इतना ज्यादा है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता। एक अन्य निवासी ने प्रशासन से मांग की, ठंड बहुत बढ़ गई है, बच्चों के लिए स्कूल में छुट्टी होनी चाहिए और प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत ही सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने और बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूली बच्चों को राहत देने के लिए अवकाश घोषित करने की मांग की है। खटीमा में ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। बहुत ठंडा हो रहा है, कोहरा हो रहा है बहुत ज्यादा, दिख भी नहीं रहा है कुछ। तो अब वैसे में क्या होना चाहिए स्कूल में? स्कूल की छुट्टियां कर देनी चाहिए 2 महीने के लिए, ये समझना चाहिए स्कूल वालों को। कितना ठंडा हो रहा है? बहुत ठंडा हो रहा है। आपको ठंड लग रही है? क्या छुट्टी चाहिए ऐसे में? कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा। कितना ठंडा हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, तो छुट्टी होनी चाहिए ना स्कूल को। देखिए भाई साहब, ऐसा है मौसम काफ़ी परिवर्तित हो चुका है, ठंड बढ़ गई है। 7 साढ़े 7 का समय हो गया, अभी भी देखिए बिल्कुल चारों तरफ हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन ने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की छुट्टी करने की अवकाश करना चाहिए स्कूल की। खबर खटीमा से, जहां पर तुषार मर्डर केस को लेकर खटीमा नगर में धारा 163 बीएनएस न्याय संहिता की धारा, जो कि पूर्व में धारा 144 सीआरपीसी के तहत आती थी, लगातार 5वें दिन भी लागू दिखाई दी है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए मृतक तुषार
के घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। खबर है नैनीताल से, जहां पर आपको बता दें कि कलेक्टर सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने आगामी क्रिसमस और नए साल के पर्यटन सीजन की तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद के लिए एक बेहतर ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि नैनीताल आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन विंटर कार्निवाल का आयोजन करेगा। इसके तहत पर्यटकों के आकर्षण हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करते हुए बताया कि जनपद के सभी होम स्टे में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उन्नत किस्म के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य देश विदेश तक उत्तराखंड के उत्पादों को नई पहचान दिलाना है। साथ ही इस पहल से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। हम लोग कर रहे हैं जनपद में, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयास है कि हम सबसे पहले ट्रैफिक प्लान 31 को देखते हुए अच्छा करें। जो हमारे होम स्टेज हैं उसमें हम हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रोडक्ट, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोगों तक जो है पूरे देश में जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उन तक जो है अपनी चीज़ों को, वस्तुओं को पहुंचाना का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि विंटर कार्निवाल नैनीताल में आयोजित करके जो पर्यटक को आकर्षित करें। उस विंटर कार्निवाल के दौरान जो है हम ट्रैकिंग भी आयोजित करेंगे, काइकिंग की भी प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि रिगाटा का एक आयोजन हो तो और स्टार नाइट भी हो। साथ ही जो हमारे संस्कृत से जुड़े हुए कुछ हमारे जो अच्छे कलाकार हैं उनको भी हम आमंत्रित करके जनता के बीच में ला सकें। इसके अलावा हम जनवरी, फरवरी, मार्च में भी कुछ न कुछ इवेंट्स करेंगे। जनवरी में हमारा प्रयास है कि हम एस्ट्रो इवेंट देवलथल मुक्तेश्वर के इलाके में है, वहाँ पे एस्ट्रो इवेंट करके वो जो मुक्तेश्वर और धारी रेलिया नानाचुली का एरिया है वहाँ पे हम पर्यटकों को पहुँचा सकें। और अगली खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी चुनाव परिणाम देर रात घोषित कर दिए गए, जिसमें युवा अधिवक्ता डीसीएस रावत ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। रावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डीके जोशी को 419 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया।
वहीं महासचिव पद का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां सौरभ अधिकारी ने अपने निकट प्रतिद्वंदी अक्षय लटवाल को मात्र 70 मतों से मामूली अंतर से हराकर जीत हासिल की है। अन्य प्रमुख पदों पर भी विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। DCS रावत, सुशील वशिष्ठ, मीना बिष्ट, सौरभ अधिकारी, DCS रावत, सुशील वशिष्ठ, चेतना नटवाल, सुशील वशिष्ठ, मीना बिष्ट, अक्षय लटवाल, DCS रावत, प्रेम कौशल, चेतना नटवाल, भूपेंद्र सिंह बरंगा। DCS रावत हमेशा जिम्मेदारियों को मैंने का मुकाबला करा है, कभी भागा नहीं हूँ। आपने पिछले कार्यकाल में भी देखा, और मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त भी इतने ज़्यादा मतदाता रक्तागढ़ है, उनका सहयोग है। तो मैं हर परिस्थितियों का मुकाबला अपने सारे साथियों के साथ मिलकर करूँगा और विजय प्राप्त करूँगा। कमियाँ अगर पूरी हैं, वैसे कोई भी नहीं, सभी लोग सहयोग करके करते हैं, लेकिन जो भी कमी अपने सीनियर और अपने जूनियर साथी, जो युवा साथी है, जो क्योंकि मेरा मानना है कि बिना युवाओं के कुछ नहीं हो सकता। सीनियरों का भी सम्मान है, युवाओं का भी सम्मान है, और युवाओं का सम्मान करते हम हर चीज कठिन परिस्थितियों से आगे बेड़ा पार करेंगे। हमारे सारे अधिवक्ता भाइयों को जिंदाबाद भी कहूँगा, और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और ये जीत जो है, ये ऐतिहासिक जीत है, और ये मेरे काम पे जीत है। मैंने पहले काम किया था, और इस जीत को पाने के लिए मैंने जो काम किया था, अब मैं उससे 4 चुगना और काम करूँगा। तो जो भी जितना मुमकिन होगा मैं उतना काम अधिवक्ता हित में करूँगा। और मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हर पल मुझे सपोर्ट किया, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कमियाँ है, उसको मैं अपने हिसाब से दूर करूँगा। और अभी मुझे पता चला हमारे अध्यक्ष जी DCS रावत जी भी आए हैं, तो वो और मिलकर एक अच्छी नई टीम भी बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा काम है, जैसे वकीलों के हित का हमने जो कहा था, की सुविधा, और वकीलों के जो नए मेंबर्स हैं उनकी चैम्बरों की सुविधा, उन सब का जो काम है उसको हम करेंगे। खबर है देहरादून से, जहां पर उच्च न्यायालय नैनीताल के सख्त निर्देश के बाद परिवहन विभाग देहरादून में एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। संभागीय RTO संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि कल 16 दिसंबर से 7+1 सीटों विक्रमों का संचालन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। RTO सैनी ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह अभियान तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया जा रहा है। अब शहर में केवल 6+1 सीटर क्षमता वाले विक्रम ही संचालित किए जा। परिवहन विभाग ने सभी विक्रम चालकों और ऑपरेटर्स को चेतावनी दी कि वो इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। अगर 7+1 सीटर क्षमता वाले कोई भी विक्रम सड़क पर संचालित होते हुए पाए गए, विभाग उनके खिलाफ नियमों के तहत कठोर कार्रवाई करेगा। इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना है। ये निर्णय देहरादून की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सिटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सिटिंग वाले जो हैं सिर्फ उन्हीं को चलने की अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं, कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी। सभी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसको मौके पे सीज करेंगे और परमिट के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर 15 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले डोईवाला निवासी लांस नायक स्वर्गीय गोवर्धन अधिकारी को उनके शहीद दिवस पर याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। डोईवाला के लच्छीवाला निवासी अमर गोवर्धन अधिकारी को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। शहीद के बलिदान दिवस को स्मरणीय बनाने के लिए उनकी पत्नी मंजू अधिकारी तथा पुष्कर सिंह अधिकारी और सुरेश ने जीवन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में जरूरतमंदों की सेवा के लिए 25 यूनिट रक्त जुटाया गया है। हमारे पिताजी श्री शहीद गोवर्धन अधिकारी वीर चक्र, वो आज ही के दिन शहीद हुए थे 1971।
पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई पे। तो उनको हम आज श्रद्धांजलि के तौर पर ये एक रक्त शिविर लगाया गया है, जिसमें हमें जीवन ट्रस्ट की तरफ से ये सहयोग करके हमने ये एक रक्त शिविर लगाया है। हम शहीद गोवर्धन अधिकारी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि 1971 की लड़ाई में आप वीर गति को प्राप्त हुए थे, शत्रुओं से लोहा लेते हुए, और मरणोपरांत आपको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो हम विगत कई वर्षों से अपने जो शहीद गोवर्धन अधिकारी जी, उनके परिजन हैं, उनकी श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती मंजू अधिकारी जी हैं, उनके पुत्र हैं, वो लगातार कई वर्षों से यहाँ पर इस प्रकार के रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। उसी दिशा में आज के दिन जब उनको वीर गति प्राप्त हुई थी, तो आज उन्हीं की याद में उनको श्रद्धांजलि देने स्वरूप यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का उनके द्वारा आयोजन मैं उनके याद में आज शहीदी दिवस है, तो ये रक्तदान शिविर लगाया है हमने, और काफी लोगों ने रक्तदान किया है, और आशा है इसी तरह आगे भी आप सब याद करेंगे। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से, बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आम खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई। नेशनल हेराल्ड मामले में राहत की खबर सामने आई है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में बड़ी राहत, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार। ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
हरार से जुड़े मामले पर राहत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार। मथुरा से खबर। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। आग लगने से करीब 4 लोगों के जिंदा जलने की आशंका। 48 लोग घायल हुए। सूचना मिली, मौके पर पहुंचे पुलिस और यमुना एक्सप्रेस वे कर्मी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर से दिल्ली जा रहे थे बस सवार यात्री। बलदेव इलाके के माइलस्टोन 127 की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेहद भीषण हादसा, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं।
यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लग गई। पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन, अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है। कानपुर देहात से खबर, जहां पर ब्राजील देश की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मथुरा से पश्चिम बंगाल जा रहे थे विदेशी यात्री। टैक्सी से यात्रा के दौरान रास्ते में अचानक बिगड़ी हालत है। कुंभी पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने के लिए रुकी थी टैक्सी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत। डॉक्टरों ने उपचार के दौरान मृत घोषित किया। महिला के साथ 2 विदेशी यात्री मौजूद। दोनों ने विदेश में परिजनों को दी घटना की सूचना। एम्बेसी को सूचना मिलते ही प्रशासन हुआ अलर्ट। दोनों विदेशी यात्रियों की हालत घबराहट से बिगड़ी। इलाज जारी। पुलिस कर रही पूछताछ। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। अस्पताल में जाते समय रास्ते में ही मौत की बात सामने आई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित दड़ियामऊ पुल के पास पुलिस या उदासीनता से पिकअप व सेंट्रो कार आपस में भिड़ गई। हादसे के बाद मौके पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। जाम से फंसने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि सुबह ही बीच सड़क एक पैरा लाद कर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली खराब होकर खड़ी हो गई थी। मौके से स्थानीय पुलिस सहित पीवीआर की लगातार आवाजाही बनी रही। मौके से भाजपा जिला अध्यक्ष का निकलना भी हुआ, लेकिन उन्होंने पुलिस की चूक ठीक कराने की जहमत नहीं उठाई। अरे भैया इनका नहीं करे तो यार। हेलो अभी तक बात रात से खड़ा मालूम हुआ है। डाला पूरा है। हाँ भैया फलों का जो है। अरे भैया इनका हेलो अभी तक रात से खड़ा मालूम हुआ है। डाला पूरा है। हाँ भैया फलों का जो है। अरे भैया इनका नहीं करे तो यार। मैं इधर गया था, उतराव गांव है, वहाँ से लौट रहा था, बाराबंकी जा रहा था। क्या हुआ है हादसा? ये कैसे क्या? यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है इस ट्राला के पीछे लगभग पहुँच रही थी। हाँ हाँ। और उस घर से ये जा रहा था। इसने न ब्रेक लिया है, ना कोई जो है टिपिंग समझी है, और ये अपना सीधे जा करके फेर दिया। डाले
गाड़ी वाले हैं। और आप किस गाड़ी से थे? मैं आल्टो से था। आल्टो आपके बीच टकरा गई? हाँ, टूट गई हमारी। अच्छा, उसमें कितने लोग सवार थे? बस ड्राइवर हूँ मैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से खबर, जीआरपी ने पकड़े 3 छात्र चोर। ट्रेन में चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह व टीम को सफलता मिली। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी ने गिरफ्तारी की। आरएसगंज पुल के पास से 3 छात्र चोर पकड़े गए। आरोपियों में नई, नाजिम, विशाल, मनीष उर्फ टिन्नी शामिल है। अपनी लंबित मांगों को पूरा न किए जाने से नाराज ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों ने कन्नौज जिले में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। विरोध स्वरूप जिले भर के कुल 52 ग्राम पंचायत अधिकारी और 54 ग्राम विकास अधिकारियों ने एक साथ अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डोंगल जमा करा दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें कड़ा कदम उठाना पड़ा है। अधिकारियों ने अपनी मांगों से मुख्य रूप से कई मुद्दों पर विरोध जताया। ऑनलाइन हाजिरी लागू करने को लेकर विरोध भी देखने को मिला। उनके मूल कार्यों के अलावा अन्य विभागों के अत्यधिक और अतिरिक्त कार्य कराए जाना, डीएससी और डोंगल जमा करने के कारण ग्राम पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों पर तत्काल प्रभाव पड़ने की आशंका है। डोंगल और डीएससी का उपयोग ग्राम पंचायतों के भुगतान, योजनाओं के अनुमोदन और डिजिटल हस्ताक्षर जैसे अनिवार्य कार्यों के लिए होता है।
और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर शिकारपुर नगर पालिका के द्वारा संचालित गौशाला पर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गौशाला के गेट पर धरना देकर गौशाला कर्मचारियों पर आवारा गौवंशों के प्रति दुर्व्यवहार करने और उन्हें गौशाला से भगा देने का गंभीर आरोप लगाया। ये विरोध तब शुरू हुआ जब किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बीडीओ शिकारपुर के आधिकारिक पत्र के बाद 5 आवारा गौशालाओं को गौशाला में भेजा गया था। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गौशाला के कर्मचारियों ने सिर्फ बीडीओ के इस आधिकारिक लेटर को फाड़ दिया, बल्कि उन 5 गौवंशों को भी गौशाला से निकालकर बाहर भगा दिया। गौवंशों को गौशाला से भगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बाहर निकाला गया है, किसान आखिर गायों को उसकी कोई अहमियत नहीं मान रहे ये लोग। भारतीय किसान यूनियन बाहर निकाला गया है, किसान आखिर गायों को उसकी कोई अहमियत नहीं मान रहे ये लोग। भारतीय किसान यूनियन हमारे शिकारपुर ब्लॉक में गांव पड़ता है महमूदपुर। वहाँ के किसान जो गौवंशों से काफ़ी परेशान थे, वहाँ के किसानों ने इकट्ठा होकर के 2 सांड और गाय पकड़ के अपनी गाड़ी की व्यवस्था करके अपनी गाड़ी में लाके और वीडियो साहब से एक लेटर लिखवा के गौशाला के लिए कि हमारे 5 गौवंश से ये हमारे गौशाला में छोड़ दिए जाए। तो विद लेटर के और 5 गौवंश को गौशाला लेके आए। मांग ये है जो हमारे किसान भाई महमूदपुर से 5 गौवंश पकड़ कर लाए, स्वयं एक लड़के के हाथ में भी चोट आई है, उसको पकड़ने के लिए सांड के उसमें वहाँ लेकर के जाए, लेकिन यहाँ आकर के गौशाला में उनको छोड़ दिया गया। वीडियो साहब ने लेटर जारी कर दिया, लेकिन लेटर को फाड़ कर फेंक दिया और ये कह दिया कि कौन होता है वो, और गौशाला वो तो निकाले और 10-5 और निकाल दिए कर्मचारियों ने। खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रतियोगी छात्रों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रतियोगी छात्रों की मुख्य मांगों में से एक आयोग माइग्रेशन पॉलिसी को लागू कर और कट ऑफ लिस्ट भी जारी करे, संशोधित रिजल्ट को भी जारी किया जाए। पुलिस ने जबरन छात्रों को गेट नंबर 2 से हटाया, जिसके बाद पुलिस और प्रतियोगी छात्रों में कहासुनी हो गई और माइग्रेशन पॉलिसी में अंक पाने वाले आरक्षित छात्रों को अनारक्षित छात्रों की तरह ट्रीट किया जाए। छात्रों का कहना है कि यूपीएससी भी माइग्रेशन पॉलिसी लागू करता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इसी दंड को अपनाए। खबर मथुरा से, जहां पर 65 वर्षीय गजेंद्र कुशवाहा की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी विष्णु को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को पुलिस इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल और कार भी बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने गाड़ी रोकने के बजाय भाग निकला। पुलिस ने जंगल
और भाग रहे आरोपी का पीछा किया तो आरोपी फायरिंग करने लगा, इसलिए पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। रायपुर से खबर है, जहां पर श्रवण बाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा रोजगार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 17 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू के आयोजित 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा इंटरव्यू। संबल केंद्र गांधी मैदान रायपुर में होगा इंटरव्यू। बीपीसीएल कंपनी में 20 पदों पर होगी भर्ती। समाज कल्याण विभाग ने की और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत की बात सामने आई है। गांधी परिवार को बड़ी राहत, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान से किया इनकार, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार।
और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर विजय दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, वो सुनाते हैं। भारत अपनी हितों की बात भी नहीं कर पाता था, भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। हमारी पहचान बन गई थी तू भारत पिछलग्गू भारत, इस प्रकार की पहचान को आप करने का काम, हर एक भारतवासी के अंदर एक स्वयं भाव लाने का काम, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, हर एक वासी आज स्वाभिमान से कह सकता है कि हम दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व देते हैं। भारत की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत को 34 नंबर की अर्थव्यवस्था में लाने का काम किसी के नेतृत्व में हुआ है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए हर स्तर पर राष्ट्रवादी शक्तियों का पूरी तरह से समर्थन किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको हर तरह से आगे बढ़ाया जाए। भाइयों बहनों, आज 54वें विजय दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें अपने रही संकल्प के साथ हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बलिदानियों के आश्रितों के हितों के लिए निरंतर इसी प्रकार काम करती रहेगी, निरंतर उनका स्मरण करती रहेगी। अपनी योजनाओं में, अपनी नीति में, अपने कार्यक्रमों में हमेशा उनको अग्रणी रखते हुए, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन सबको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं जो हमारे सैनिक कल्याण निदेशालय और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय है, जिसमें डीडीआर, धरवटपुर, पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार, इन सभी को 5 सरकारी वाहन दिए जाए, जिससे कि हमारे सैनिकों का और काम बढ़िया से चले और अच्छा काम हो, उनके लिए और अच्छे उनके कल्याण के काम हो, ये मैं घोषणा करता हूँ। इसी के साथ पुनः हमारे सभी वीर बलिदानियों को, एक बार उन वीर जवानों को फिर से मैं श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय सम्मानित धामी साहब, जिनका कृतित्व व्यक्तित्व हमेशा रहा है। ऐसी पवित्र भावना के साथ अब मंगलमय विरम सभी अपने स्थानों पर बने रहेंगे। हमारे वीर नारियों का सम्मान, स्वागत और अभिनंदन वंदन हो, जिन्होंने लगातार ऐसे सपूतों को स्कारों के गंगा जल से सिंचन किया है। इसी भाव करके मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा अपने बीच में अपने सैनिक कल्याण मंत्री जो साहब को खजानदास जी, सम्मानित सविता कपूर जी को मैं मंच की दीर्घा में आमंत्रित करूंगा। मेरा पूर्वक निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आए और इस भाव को लेकर के कि आवाज देश की, आशीष देश का, अगर आदेश हो तो शीश देश का, एमा मेरी यादों को दिल में बसा देना, बदनाम आंसू आनंद में थमाना। वो वक्त आता है जब सपोर्ट संस्कारों की गंगा जल को लेकर के और अपने पिता के रक्त की बूंदों का सही समय पर सही उपयोग करता है राष्ट्र की बलिदानी पर चढ़ने का। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में जो उपस्थित हैं ब्रिगेडियर दिनेश माथुर साहब, 1971 के युद्ध के साक्षात हस्ताक्षर, जिन्हें मेंशन इन डिस्पेस मेडल प्रदान किया गया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और साथ ही अपने दर्शक दीर्घा हमारी जो अतिथि दीर्घा है माननीय सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय खजानदास जी, सविता कपूर जी, सबके बीच में इनका अभिनंदन और स्वागत हो, सम्मान हो, अभिनंदन हो। इसी रूप में रेफर मैन बल बहादुर, जिन्हें युद्ध दिव्यांगता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, और वो हमारे बीच अभिनंदन और स्वागत के साथ मैं निवेदन करूंगा बल बहादुर जी को कि वो आएंगे और उनका सम्मान और स्वागत हो। देहरादून से तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का